वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में एक नई टॉपिक के बारे में शुरुआत करने वाले हैं। वो नई टॉपिक है बीवी विश्लेषण। बीवी विश्लेषण क्या होता है? बीवी विश्लेषण जो होता है वो व्युत्पन्न राशियों के लिए, बीवी विश्लेषण जो है मूल राशियों से ही व्युत्पन्न राशियों को प्राप्त करने की एक विधि है। जब हम व्युत्पन्न राशियों को लेते हैं तो उसको मापन के लिए व्युत्पन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन उन व्युत्पन्न मात्रकों को इस विधि द्वारा मूल मात्रकों में परिवर्तित किया जाता है, मूल मात्रकों के रूप में दर्शाया जाता है। तो हम यही कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों की वो मूल मात्रक जो उनकी घातों पर चढ़ाए जाते हैं उसे ही एक स्टैंडर्ड रूप में लिखना बीवी विश्लेषण कहलाता है। ठीक है। और इसकी दूसरी विधि देख सकते हैं, कह सकते हैं कि बीवी विश्लेषण एक ऐसी गणितीय विधि है, गणितीय तकनीकी है जिसके आधार पर हम भौतिक राशि में व्युत्पन्न राशि को उनके मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं बीवी विश्लेषण क्या है। ठीक है। बीवी विश्लेषण, बीवी विश्लेषण, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, ऐसे एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे। यह एक गणितीय तकनीकी है जिसके आधार पर हम लोग भौतिक राशि के, हम ब्रैकेट में व्युत्पन्न राशि के को उनके मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, ये बीवी विश्लेषण एक प्रकार की एक ऐसी और विधि है जिसको हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं इसमें दो तीन चीजें होती हैं। पहली पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, बीवी विश्लेषण द्वारा, बीवी विधि द्वारा सूत्रों की सत्यता की जांच की जाती है, सूत्रों की सत्यता की जांच की जाती है। ठीक है। दूसरा, सूत्रों की स्थापना की जाती है ना। तीसरा हम ये देख सकते हैं, तीसरा जो होता है वो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तन। ये दो तीन प्रकार की ये टेक्निक है जो बीवी विधि द्वारा किया जाता है। और बीवी विश्लेषण एक इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके द्वारा या इंटरमीडिएट हो या हाई स्कूल हो या नीट हो या जेई हो या जेई एडवांस हो, किसी भी एग्जाम की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट जो जितने भी एग्जाम हैं, टफेस्ट एग्जाम है,
बीवी विश्लेषण से एक क्वेश्चन हर साल इंपॉर्टेंसी होती है बनने की। तो इसको हम लोग बहुत ही सटीकता के साथ आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग बीवी विश्लेषण के द्वारा बीवी सूत्र को कैसे स्थापित करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको, हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं, बीवी विश्लेषण। ठीक है, देखिए इसमें भी पहले एक टॉपिक और है, व्युत्पन्न राशि। हम लोग जानते हैं कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां जो होती हैं, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहला होता है मूल राशि, मूल राशि, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, मूल राशियों को हम लोगों ने पढ़ा है, मूल राशियों को हम लोगों ने मापन और बीमा में पढ़ा है, मापन और मात्रक। पिछली हमारी वीडियो है उस पर विस्तृत तरीके से हमने मूल राशियों के बारे में पढ़ा। हम लोग वहां में पढ़े थे कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती है। अब मूल राशियों की डिफिनेशन ये थी कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किन्हीं अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, उन राशियों को हम लोग मूल राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटी, और डिराइव्ड राशियां जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, इसकी हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशि होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। मूल राशि की आवश्यकता होती है, तथा इनके मापन के लिए प्रयुक्त मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, सबसे सरल चीज की बात करें, बल के बारे में। बल बराबर हम लोग जानते हैं द्रव्यमान हुए त्वरण। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है, क्या होता है बल का मात्रक? बताइए, न्यूटन। और इसी को अगर मूल मात्रकों के आधार पर रखा जाए तो इसी का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये जो किलोग्राम है ये भी मूल मात्रक है, मीटर भी मूल मात्रक है, और सेकंड भी मूल मात्रक है। तो अभी हमने जैसे ऊपर बात की कि इसके आधार पर हम लोग भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशि को उसके मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। हाँ, इसको व्युत्पन्न जो राशि होती है, इसके जो मात्रकों को हम लोग मूल मात्रकों के आधार पर व्यक्त करते हैं। ये एक प्रकार की ऐसी टेक्निक है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होता है और बीमी फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बीमी राशि जो होगी, बीमी मान जो होगा, वो पहले हम लोग मूल मात्रकों का लिखेंगे, और उसके आधार पर फिर हम लोग बीमी जो मूल मात्रक हैं उनका हम लोग पहले क्या लिखने वाले हैं? बीमा लिखेंगे, और फिर उसी के आधार पर डेराइव्ड क्वांटिटी जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उनके मानों को हम लोग प्राप्त करेंगे। उनके बीमी सूत्र जो होंगे उनको हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम कहेंगे क्रम संख्या। दूसरा कहेंगे क्या? मूल राशि। तीसरा कहेंगे क्या? तीसरा मूल मात्रक।
मूल मात्रक, अगला कहेंगे संकेत, संकेत, और फिर लास्ट में हम लोग कहेंगे बीमा। ठीक है, देखिए कॉलम बना लेते हैं, 7 कॉलम बनेंगे। हमने कॉलम बना लिया, ठीक है, कॉलम हम लोगों ने ड्राइव कर लिया। चलिए देखते हैं, पहली राशि हमारी होती है पहला द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मास। ठीक है, मास, और इसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम, जिसे हम लोग केजी कहते हैं। ठीक है, सॉरी किलोग्राम, इसके हम लोग संकेत प्रदर्शित करते हैं केजी से। ठीक है, और अब बात आती है बीमा की। देखिए क्योंकि यहां पे जो है द्रव्यमान को हम लोग रखते हैं मास, तो द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? एम रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 भौतिक राशि जो होती है, भौतिक राशि में 2 राशि, व्युत्पन्न और मूल राशि। तो मूल राशियों को व्युत्पन्न राशियों में, सॉरी व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों में पूर्णतः व्यक्त करना ही बीमा कहलाती है। ठीक है, तो कहेंगे एम, इसकी बीमा हो जाएगी पीएम। इसे याद करने की रखने की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान का की इंग्लिश होती है मास, और इसका पहला लेटर होता है एम, एम से रिप्रेजेंट होता है मास, तो हम एम इसकी बीमा लिख लेते हैं एम। और कभी भी जब हम बीमा लिखते हैं तो बीमा को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा क्या? लंबाई। दूसरी राशि लंबाई हो जाएगी, और इसको लंबाई को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ। लेंथ, लेंथ का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। मीटर को हम लोग लिखने वाले स्मॉल एम। इसकी बीमा क्या हो जाएगी बताइए तो जरा? पहला लेटर एल, इसकी बीमा हो जाएगी कैपिटल एल। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? तीसरा समय, समय का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइम। टाइम का मात्रक क्या होता है? मीटर सेकंड। सेकंड को हम लोग प्रदर्शित करते हैं यस से, और टाइम को अंग्रेजी में कहते हैं टी, इसलिए इसका मात्रक हो जाता है टी। देखिए यम किस पद्धति में मूल मात्रक 3 ही होते हैं। एक होता है द्रव्यमान, दूसरा होता है लंबाई, और तीसरा होता है समय। और चौथा जो था, चौथा मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक जो एम्पियर होता है, उसे जियोवेनी जॉर्जी ने सन 1901 ईस्वी में मान्यता प्राप्त दिलाई थी, और उन्होंने कहा था कि इसे हम लोग इसमें ऐड करेंगे एमकेएस पद्धति में। और बाद में एसआई पद्धति के आधार पर मूल राशियां 7 मानी गई, तो उन 7 राशियों के अलग अलग मान पाएंगे। ठीक है, तो इसी कारण से वो अपवाद के रूप में रखे जाते हैं। मतलब उनकी जिस तरीके से यहाँ पे द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कह लेते हैं, और मास का पहला अक्षर इसकी बीमा बन जाती है, लेंथ का पहला अक्षर इसकी बीमा बन गई, समय का पहला अक्षर इसकी बीमा बन गई। लेकिन जो हमारी चौथी क्वांटिटी होगी, चौथी क्वांटिटी विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर यहां पे लिखते हैं एम्पियर, एम्पियर। तो अब यहां पे इसका जो ई फॉर्म है, इसको ना लेकर के इसकी बीमा हम लोग लेते हैं क्या? इसका मात्रक का संकेत भी होता है ए, और इसकी बीमा भी होती है क्या? यहां पे एक परिवर्तन देखने को मिलता है। चौथा हमारा होगा, सॉरी 5वां, ताप। ताप को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मात्रक होता है क्या? केल्विन, केल्विन। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? अब आपके दिमाग में ये बात बन रही होगी कि इससे तो हमने केल्विन से रखा, तो इसकी बीमा हो जाएगी के। लेकिन न ही इसकी बीमा के होने वाली है, न ही इसकी बीमा टी होने वाली है। इसकी बीमा होती है
थीटा। आप कहोगे थीटा, जी हाँ थीटा। थीटा को भी ऐसे भी लिखते हैं, थीटा दो प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल थीटा होता है, एक कैपिटल थीटा। एक स्मॉल थीटा है और कैपिटल थीटा जो होता है वो इस प्रकार का होता है। तो आप लोग के बुक में ये दिया होगा, ठीक है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं। छठा हमारा होता है, छठा हम लोग कहते हैं क्या, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता कहते हैं हम लोग लाइट इंटेंसिटी, LIGHT, लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। और लाइट इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है, क्या मैंने बताया था, कैंडिला, कैंडिला। और कैंडिला को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, CD से। और इसकी मात्रक, इसकी जो बीमा होती है उससे हम लोग लेते हैं, कभी कभी CD भी लिया जाता है, और CD ना लिए करके इसे हम लोग लेते हैं I मतलब इंटेंसिटी, ठीक है। ये आपको लर्न करने वाली चीज है, ये याद रखने वाली चीज है। लेकिन यहाँ पे तो सेम होने वाले हैं, ये चीजें लगभग सेम होने वाली हैं। क्यों, क्योंकि इनको जो है इन्हीं को मूल राशि कही जाती है, यही मूल राशि है, ठीक है। मूल राशियों की श्रेणी अंकेश पद्धति में यही है। लेकिन बाद में जब SI मात्रक रखा गया, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई, तो ये 4 राशियां अलग से जोड़ी गई, ठीक है। सातवां हमारा होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, जिसे हम लोग कहते हैं इसका मात्रक हो जाएगा क्या, मोल, वैल्यू ऑफ सबस्टेंस, ऐसे कह लेंगे इसको, वैल्यू ऑफ सबस्टेंस, ठीक है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी। और इसको, इसका जो संकेत होता है वो होता है MOL, ठीक है। इसकी बीमा भी ले लेते हैं MO। तो ये हमारे 7 राशियां हुई और इनके मूल मात्रक हो गए 7। और आपको जब हम लोग बीमा निकाल रहे होंगे, बीमा ज्ञात कर रहे होंगे राशियों के, तो आपको मात्र 3 से 4 क्वांटिटी दिखेगी, 4 से 5। एक ये दिख जाएगा आपको, एक ये दिखेगा, एक ये और एक ये 2 राशियां बहुत कम देखने को मिलती है, नगड़ के बराबर, ना के बराबर देखने को मिलेगी। देखिए ये 5 राशियां आपको जरूर देखने को मिलेगी, ये जो 5 राशियां होंगी आपको जरूर देखने को मिलेगी, है ना। तो आपको यही याद रखनी है। अगर ये 5 राशियां अगर आपको कंठस्थ है ना, इनके बारे में, इनके मात्रक, इनके संकेत और इनकी बीमाएं यदि ज्ञात है, तो आप बीमी विश्लेषण सीखने के लिए तत्पर है, ठीक है। आप बीमी विश्लेषण सीख सकते हैं, समझ आ रही बात। तो आइए देखते हैं एक हम लोग बीमी विश्लेषण के बारे में देखेंगे। इससे हम ये इरेज करते हैं, और ये जो है इनका टेबल हम लोग साइड में बना करके अब फिर आप लोग को बताते हैं कि किस तरीके से इसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, 1 बाय 1। बीमी विश्लेषण मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होती है, पूरी फिजिक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होती है। और यहां से बीमी विश्लेषण से ही क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। सोचिए, यहां पर तो लिखेंगे पहली राशि द्रव्यमान, द्रव्यमान, इसमें लिखते हैं राशि, अरे हमारी हो गई क्या, बीमा। हम लोग को 2 ही चीज से मतलब है, बीमा और राशि, ठीक है। मात्रक भी लिख देते हैं थोड़ा सा, मात्रक और बीमा, ठीक है। इसका होता है क्या, केजी, इसकी बीमा, लंबाई, लंबाई बीमा जरा बताइए, जरा लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, इसकी बीमा ये। समय, समय का क्या होता है सेकेंड, इसकी बीमा T। अगला विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है जरा बताइए तो, A। बीमा भी कितनी होती है, A। ज्योति तीव्रता, सॉरी ताप, ताप का मात्रक केल्विन, इसका बीमा क्या हो जाएगा, थीटा। कैपिटल थीटा या स्मॉल थीटा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगला हो गया क्या, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का क्या CD, इसका लिखेंगे क्या I। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की
मात्रा। इसका हो जाएगा क्या, मोल। और यहाँ पे भी होने वाला क्या, मोल। ये आपकी 7 राशियां, 7 मात्रक और 7 इसकी बीमा है। ठीक है, यही आपको याद करना है और आप बीमा बहुत अच्छे से सीख पाओ। तो आइए पहले क्वांटिटी हम लोग देखते हैं। पहली जो व्युत्पन्न राशि है उसे हम लोग देखते हैं और उन्हीं की बीमा देखते हैं। पहला हम लोग बीमा निकालने वाले हैं क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल, अच्छा, बीमा निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल को हम लोग उसका फार्मूला हम लोग पता होना चाहिए, तभी हम फार्मूले के अकॉर्डिंग उसके मात्रक निकालेंगे और मात्रक के अकॉर्डिंग उसकी बीमा निकाल पाएंगे। लेकिन यदि हमको फार्मूले ही नहीं पता हो तो फिर दिक्कत होने वाली। ठीक है, तो ये देखते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई का मात्रक होता है क्या, मीटर। चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। ये क्या होगा भाई, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो कहेंगे क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल की बीमा। अब देखिए, ये तो मात्रक हो गया। अब बीमा क्या होगी, मीटर। मीटर की बीमा क्या है भैया, लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर का बीमा क्या है, एल। अब यहां पे देख रहे हो क्या है, स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर। तो हम लोग जब बीमा पढ़ते हैं, बीमा की बात करते हैं, तब यहां पे तो हम मीटर स्क्वायर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको हम एल स्क्वायर में पढ़ करके, इसके पढ़ने का एक तरीका होता है L2। क्यूब होगा तो L3 है ना, 4 होगा तो L4। L2 पढ़ लेंगे इसे, न कि एल स्क्वायर पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है मात्रा का एक स्टैंडर्ड रूप है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, दूसरी क्वांटिटी आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका मतलब मीटर गुणे मीटर है ना, गुणे मीटर। समझ में आ रही बात, ये हो जाएगा क्या, मीटर का क्या, क्यूब। तो क्या देंगे, आयतन की बीमा, आयतन की बीमा क्या होगी, आयतन की बीमा मीटर। देखिए तो मीटर की बीमा क्या है, एल है। यहाँ पे भी देखिए एल है, याद रहनी चाहिए सारी चीजें। और इसमें क्या हो गया, L3। ये किसकी बीमा हो गई, आयतन की। ये किसकी बीमा हो गई, क्षेत्रफल की। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे चाल। चाल, चाल की परिभाषा आप लोग जानते होंगे है ना, क्लास 9 की चीज है ये, है ना। दूरी, समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर क्या कहलाते हैं, चाल कहलाते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होता है भाई, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। हम कहेंगे चाल की बीमा, चाल की बीमा, सॉरी यार, बीमा। मीटर की बीमा क्या होती है, देखिए तो लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर की बीमा एल, क्या देंगे एल। समय का मात्रक सेकंड, और सेकंड की बीमा क्या होगी टी, तो क्या देंगे टी। और जब ये टी, हम जानते हैं कि जब कोई मान नीचे से 1/x होता है और जब इसे ऊपर ले जाते हैं तो ये होता है 1/-1। ठीक है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एल टी पे -1। इसके पढ़ने का जो तरीका होगा, अब देखिए, ये जो चाल की बीमा होगी इसे हम लोग पढ़ेंगे एल टी पे -1। ये हमारी चाल की बीमा है, समझ में आ रही है बात, ये हमारी चाल की बीमा कह रहे हैं। अगला देखेंगे, अगली टॉपिक है ना, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा होगा वेग। वेग क्या होता है भाई, वेग बराबर हम लोग जानते हैं विस्थापन बटे में समय। विस्थापन बटे में क्या होता है, समय, विस्थापन बटे में समय। ठीक है, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का मात्रक सेकेंड। वेग की बीमा, वेग की बीमा। अब क्या होगा वेग की बीमा,
मात्रक मीटर का क्या है, देखिए मीटर का ये वही होगा ना मीटर का एल, और समय का कितना हो जाएगा टी, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा एल टी पे माइनस। आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि वेग और चाल ये दोनों की विमाएं जो है ये समान है और दोनों के मात्रक समान है, लेकिन फिर ये अलग अलग क्यों? तो ये अलग अलग इसलिए हैं, वेग और चाल ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी इसलिए है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चाल होती है, चाल को डिफाइन करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वेग को डिफाइन करने के लिए, वेग को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। तो साफ साफ जाहिर है कि ये जो है ये एक सदिश राशि है और ये एक सदिश राशि, ये दोनों राशियां अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों राशियों के मात्रक और विमाएं समान हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि वो कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनकी विमाएं समान होती हैं, और वो कौन, दो तीन ऑप्शन में ऐसे होंगे कि बताइए कि इनमें से किन राशियों की विमाएं समान है, या इसमें ये भी पूछ देगा वो कौन सी ऐसी राशि है जिसकी विमा इनमें असमान है, जो असमानता को प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर पाओगे, बता पाओगे कि ये चाल और वेग की विमा समान है। ऐसा नहीं है कि चाल और वेग की ही विमा समान होती है, नहीं, बहुत सारी राशियां ऐसी होती हैं जिनकी विमाएं समान होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग वन बाय वन आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, चौथा हो गया, पांचवें को देखते हैं। वेग के बाद आता है त्वरण। त्वरण, अब त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे में समयांतरा, समयांतरा। और वेग का मतलब क्या होता है भाई, वेग का मतलब क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो क्या देंगे मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और समयांतराल का मात्रक सेकेंड। तो यहां पे देखेंगे त्वरण का मात्रक होगा मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो त्वरण की विमा हमारी होगी, त्वरण की विमा बनेगी, त्वरण की विमा, मीटर की विमा क्या होगी एल, और त्वरण समय की विमा सेकेंड, सेकेंड का मतलब टी, T2 हो गया, और ये जो T2 ऊपर जाएगा ये हो जाएगा एल टी पे माइनस, ये प्लस है ऊपर जाएगी घाती क्या हो जाएगी माइनस, इसकी बीमा बनेगी एल टी पे माइनस 2, ठीक है। ये हमारी त्वरण की बीमा बनती है। देखिए कितना प्यारा सा डेरिवेशन है ना, ये बहुत ही छोटी चीजें हैं, बहुत ही इजीली आप समझ पा रहे होंगे। यदि आपको बेसिक किसी भी चीज का बेसिक्स आता है ना, तब चीजों को समझ पाओगे। अगर आपको अल्फाबेट्स ABCD पढ़ना अगर आता है तो आप उसकी वर्ड मीनिंग तभी पढ़ सकते हो, क से ज तक की अक्षरों की पहचान आएगी तभी आप बिनावट को पढ़ सकते हो। उसी तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट में जब तक उनकी बेसिक्स, जो उनकी इकाई है, जो उनका मूलभूत जो फार्मूला है, मूलभूत जो उसकी जो विधियां हैं, उनको अगर आप नहीं सीख पाते हो तो आप किसी भी टॉपिक्स को या कितनी भी इजी सीजी टॉपिक हो उसे आप समझने में असमर्थ रहने वाले, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला हम लोग देखते हैं अगली पॉइंट, अगला जो अगली राशि होगी व्युत्पन्न राशि, उसकी हम लोग बीमा देखेंगे। पांचवा हमारा त्वरण हो जाता है, त्वरण को हम लोग ऐसे रखते हैं, ठीक है, त्वरण की बीमा रखेंगे क्योंकि आगे हम लोग का उपयोग होने वाला है ये, ठीक है। ठीक है, राशियां एक दूसरे से ऐसे इंटरकनेक्टेड है। छठवीं राशि हम लोग पढ़ेंगे बल के बारे में। अभी जैसे हम लोग पहले पढ़ा, बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहां पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बल की विमा, विमा बराबर द्रव्यमान की विमा गुणे त्वरण की विमा। यदि हमें इन राशियों की बीमाएं अगर हमें आती हो तो हम इस तरीके से भी बीमा को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, द्रव्यमान की बीमा होती है एम, यहां पे हम लिखेंगे एम, ठीक है, यहां पे लिखने वाले हैं एम। त्वरण की बीमा एल टी पे माइनस 2,
ये हो जाएगा यल टी पे माइनस टू। ठीक है, तो इसकी भी मान बनेगी, सबको एक साथ लिखेंगे यम यल टी पे माइनस टू। तो आप देख पा रहे होगे ये जो राशि बनी यम यल टी पे माइनस टू, यल ये दिखा रहा है कि जो द्रव्यमान की क्वांटिटी बल में होगी वो एक होगी, लंबाई की क्वांटिटी एक होगी, समय की क्वांटिटी दो होगी, लेकिन ये व्युत्क्रम में हो, ये अनुपात में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा होगा बल के बाद होता है कार्य। देखिए, जब जब कोई वस्तु होती है, ये चीजें वन बाई वन हम क्यों पढ़ पा रहे हैं, इसे भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा दूरी। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है तो वो कुछ कोई ना कोई पथ तय करती है। तो जिस पथ पथ पर कोई वस्तु चलती है उस पथ की पूरी लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। और प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो पहले हम लोग दूरी पढ़ा, उसके बाद विस्थापन पढ़ा, उसके बाद वेग पढ़ा, दूरी चाल पढ़ा, चाल के बाद वेग पढ़ा, वेग के बाद त्वरण, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। और जब कोई वस्तु त्वरित होती है तो त्वरित कोई वस्तु तभी त्वरित होगी जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो वस्तु एक स्थान दूसरे स्थान पर त्वरित होगी, और जब कोई वस्तु एक स्थान दूसरे स्थान पर त्वरित होगी तो लाजमी है कि वस्तु द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जाएगा, चाहे वो धनात्मक कार्य हो चाहे ऋणात्मक कार्य हो। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्य। सातवां हम लोग पढ़ेंगे कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब यहां पे लिखे कार्य की विमा, कार्य की विमा, कार्य की विमा बराबर क्या होगा, बल की विमा, बल की विमा गुणे क्या होगा, विस्थापन की विमा, विस्थापन की विमा। अब देखिए बल की विमा क्या है भाई, यम यल टी पे माइनस, ठीक है, और गुणे ये क्या हो जाएगा, विस्थापन, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर की विमा यल। देखिए इसकी घात एक है, इसकी भी घात एक है। जब बेस बराबर होते हैं, जब आधार बराबर होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं, तो कहेंगे यम यल टू टी पे माइनस टू, ये इसकी बीमा बनेगी, किसकी, कार्य की बीमा। ठीक है, ये सातवीं क्वांटिटी हम लोगों ने देखा। अगली राशि हम लोग देखेंगे, अगली राशि इसी में जुड़ेगी जो कहलाएगी हमारी शक्ति। आठवीं है ना, आठवीं शक्ति। तो आप समझोगे शक्ति किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं, शक्ति क्या कहलाती है। शक्ति को डिफाइन जब हम करते हैं तो शक्ति की डिफिनेशन ये हो जाती है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। अब कोई वस्तु है वो कितने समय तक कार्य करती है, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, जितने लंबे समय तक कार्य करेगी उसकी शक्ति उतनी ज्यादा होगी। और कोई वस्तु जितने कम समय तक कार्य करती, कोई व्यक्ति जितने कम समय तक कार्य करेगा उसकी शक्ति उतनी कम होगी। तो आइए देखते हैं शक्ति के बारे में। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे में समय, कार्य बटे में समय, ठीक है, कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। तो कहेंगे शक्ति की विमा बराबर कार्य की विमा, कार्य की विमा बटे में समय की विमा। कार्य की विमा क्या होती है भाई, यम यल टू टी पे माइनस टू। तो हम लोग देखेंगे यम यल टू टी पे माइनस टू, ये इसकी विमा हो गई। समय की विमा क्या होगी भाई, समय की विमा हो गई, ठीक है। देखिए ये जब नीचे है ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा यम यल टू टी पे माइनस टू, और यहाँ पे हो जाएगा टी पे माइनस वन। और आप देख पा रहे होंगे जब घातें बराबर होती हैं, सॉरी आधार बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी, कहेंगे यम यल टू टी पे माइनस थ्री, ये इसकी हो जाएगी बीमा, किसकी बीमा, शक्ति की बीमा हो जाएगी। ये तरीके किसकी बीमा हो जाएगी, शक्ति की। अगले पॉइंट हम लोग देखेंगे, 8वां 9वां देखेंगे, 9वीं पॉइंट
नौवीं पॉइंट हमारी होगी क्या, घनत्व। घनत्व घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। ऑप्शन बी। घनत्व क्या होता है, कोई द्रव्यमान, कोई भी द्रव्यमान जितना स्थान घेरता है वो इसका घनत्व कहलाता है। अब मान लीजिए कि कोई द्रव्यमान हो, उसका आयतन कम हो तो उसका घनत्व ज्यादा होगा, और कोई वस्तु हो जिसका आयतन ज्यादा हो, द्रव्यमान कम, तो उसका घनत्व कम होगा। इससे रूल, अगर किसी कम घनत्व वाले वस्तु से किसी व्यक्ति को मारा पीटा जाता है तो उसको चोट कम लगने वाली, लेकिन अगर घनत्व ज्यादा हो तो उसको उससे क्या लगेगी, उतनी ज्यादा चोट लगने वाली, ठीक है, और उतना ही भारीपन का एहसास होगा। तो घनत्व ज्यादा होने के कारण हमें भार का अनुभव ज्यादा होता है, और घनत्व कम हो तो हमें भार की अनुभूति कम होती है। साफ साफ यही, ठीक है। तो आइए देखते हैं द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, घनत्व की बीमा। घनत्व की बीमा बराबर क्या आ जाएगा, द्रव्यमान की बीमा कितनी होगी, यम, और आयतन की बीमा भी हमने निकाली यल पे 3। देखिए ये इधर नीचे प्लस और ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा यम यल, ये हमारी घनत्व की बीमा होगी, ठीक है। आइए इरेज करते हैं, आगे चलते हैं, इन सारी चीजों को हटाते हैं क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है, और अभी हम लोग को मात्रक बहुत ज्यादा देखने हैं, बहुत सारी राशियां देखनी है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। क्यों, क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग पूरी की पूरी बीमा सीखने वाले हैं, ठीक है। इसी वीडियो के अंतर्गत पूरी बीमा, लगभग जितनी भी बीमाएं आपके लिए उपयोगी होंगी, सारी बीमाओं के बारे में 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो घनत्व हो गया, अगला हम लोग देखेंगे 10वां था ना, 10वां देखेंगे संवेग के बारे में। संवेग के बारे में, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। अब संवेग की बीमा, संवेग की बीमा, देखिए द्रव्यमान की बीमा क्या होती है भाई, लिखेंगे द्रव्यमान की बीमा, ये लिखने का तरीका है द्रव्यमान की बीमा गुणे वेग की बीमा, वेग की बीमा। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, यम, और वेग की बीमा भी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी जस्ट हम लोग ने पीछे पढ़ा है, यल टी पे माइनस 1, तो इसकी बीमा होने वाली है यम यल टी पे माइनस 1। किसकी बीमा है ये, संवेग की बीमा है। और एक बात हमेशा आप लोग याद रखोगे, नोटिस करोगे कि बीमा को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं, न कि स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, 10 हो गया, 11 देखेंगे। 11 जो होता है वो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जिसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, के बराबर होता है 1/2 mv², ठीक है। तो यहां पे देखेंगे ये क्या है, देखिए कांस्टेंट, कोई भी अगर कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है ना, नंबर्स होते हैं, देखिए याद रहे नियतांक की भी बीमाएं होती हैं, लेकिन अगर नंबर्स है तो इनकी बीमा नहीं होती, इनकी बीमा नहीं होती, नहीं होती। किसकी बीमा नहीं होती भाई, नंबर्स की, हाँ, जो मान नियत होते हैं, है ना, नंबर्स में 1 से लेकर 10 तक की जो भी संख्या होती है वो सारी सारी उनकी बीमाएं नहीं होती। यहाँ पे होने वाला क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, वेग का स्क्वायर। तो कहेंगे गतिज ऊर्जा की बीमा, गतिज ऊर्जा की बीमा, गतिज ऊर्जा की जो बीमा बनेगी वो हमारी बना, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान की बीमा क्या हो गई यम, वेग की बीमा कितनी होती है जरा बताइए तो, अभी हमने लिखा वेग की बीमा एल टी पे -1, ये हो जाएगा एल टी पे -1, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए एक चीज हम लोग देखेंगे, जब ये स्क्वायर, जब ये 2 ब्रैकेट के बाहर होगा तो इसे स्क्वायर पढ़ सकते हैं, लेकिन जब ये किसी क्वांटिटी में लगा होगा तो इसे स्क्वायर में पढ़ के हम 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा बनने वाला है यम यल 2 टी पे -2,
ठीक है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि ऊर्जा कोई भी हो, उसकी जो बीमा होगी वो समान नहीं होने वाली। ठीक है, चेक करके दिखा देते हैं। 11 हो गया, ये 12 देख लीजिए। अब यहाँ पे स्थिति ऊर्जा देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। यम क्या होता है भाई? यम द्रव्यमान, जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, और यच क्या होता है? ऊंचाई। अब इसकी बीमा देखेंगे, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? यम। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण है, त्वरण की बीमा होती है कितना? यम यल टी पे -2। पीछे अपने को पढ़ा है त्वरण की बीमा। ठीक है, और ऊंचाई, ऊंचाई की बीमा क्या होती है? ऊंचाई किसे मापते हैं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर मापते हैं, और मीटर की बीमा क्या होगी? यल। ठीक है, तो इसकी बीमा बनेगी यम यल, देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे यल, यम यल 2 और टी पे -2। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जाओं के जो बीमाएं हैं ये समान है। तीसरा अगर बात करें, तीसरे की बात करें, तो तीसरा हमारी होती है द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा, और द्रव्यमान ऊर्जा हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता है mc²। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें C प्रकाश की चाल है, तो क्या देंगे? द्रव्यमान गुणे प्रकाश की चाल, चाल का स्क्वायर। अच्छा, एक बात ये भी है कि चाल कोई भी हो, उससे लेने देना नहीं है, चाल की बीमा वही होने वाली है, चाहे प्रकाश की चाल हो, चाहे हमारी चाल हो, चाहे किसी भी चाल हो। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना हो गया भाई? यम हो गया। अब प्रकाश की चाल, चाल की बीमा क्या होती है? वेग, वेग की बीमा यल टी पे -1, और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। ये हो जाएगा यम यल 2 टी पे -2। ये तो आपको कंठस्थ हो गया होगा, ये बात आपको 100% श्योर हो गई होगी कि ऊर्जा कोई भी हो, किसी प्रकार की ऊर्जा हो, उससे लेना देना नहीं है। चाहे ऊर्जा कोई भी हो, उनका जो बीमा जो होगी उनकी, वो सारी की सारी बीमाएं, ऊर्जाओं की बीमा समान होगी, चाहे वो ऊर्जा किसी प्रकार की। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 13 हो गया, ऊर्जा होगी। आगे देखते हैं, गति ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई। अगला देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे द्रव के बारे में, दाब के बारे में। दाब क्या होता है? 13 हो गया, 14 देखेंगे दाब। दाब को हम लोग कहते हैं प्रेशर। दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। किसी क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो बल बटे में क्या? क्षेत्रफल। इसकी बीमा देखेंगे, दाब की बीमा, दाब की बीमा बराबर क्या हो जाएगा भाई? बल की बीमा, बल की बीमा बटे में क्षेत्रफल की बीमा। बल की बीमा कितनी होगी बताइए तो? अभी हमने जस्ट पढ़ा पीछे, यम यल टी पे -2। ठीक है, और बटे में क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है? क्षेत्रफल की बीमा कितनी होती है? पहली क्वांटिटी हम लोगों ने वही पढ़ा था, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की लंबाई गुणे चौड़ाई, उसकी बीमा होती है L2। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये नीचे प्लस में है, ऊपर जाकर क्या जाएगा? माइनस में। ये होगा यम यल टी पे -2। ठीक है, और यहाँ पे बनने वाला क्या? यल पे 2। अब देखिए ये माइनस में होने वाला, सॉरी, और यहाँ पे एक ये प्लस में है, तो यहाँ पे होगा, इसको जब हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, ये हो जाएगा ऊपर L 1 - 2 टी पे -2, और जब -2 में से 1 घटाएंगे, ये बनने वाला है यम यल पे -1 टी पे -2। ये किसकी बीमा बनेगी? दाब की बीमा। किसकी बीमा?
दाब की बीमा। अब आगे जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ी सी बीमाएं डिफिकल्ट होंगी, लेकिन ये डिफिकल्ट आपको देखने में लगेंगी यदि आप पीछे की जितनी भी बीमाएं हम लोग पढ़ा रहे हैं, जितनी भी अभी तक हमने बीमाएं बताई हैं, यदि आप उन बीमाओं को वन बाय वन सही तरीके से अगर आप एब्जॉर्ब किए होंगे तो आपको ये जो मान है ये डिफिकल्ट लगने वाले नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली, किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 14 हो गया ना, 15 देखते हैं। 15 क्या होता है, कहेंगे आवेग। 15वां हम लोग पढ़ेंगे आवेग। आवेग बराबर होता है, आवेग क्या होता है, किसी वस्तु पर सूक्ष्म समय पे, सूक्ष्म समय के लिए लगाया गया बल आवेग कहलाता है। जैसे किसी बल्ले द्वारा बॉल को टच करना, कोई बल्ला है, कोई बैट्समैन है और उसको बॉल फेंकी गई, और बॉल फेंकी गई और उस बल्ले के द्वारा जब बॉल टच होती है तो जितना समय अंतराल के समय वो बल्ले और बॉल एक दूसरे के टच में रहते हैं, वही समय अंतराल, उस समय अंतराल के दौरान बल्ले द्वारा बॉल पर लगाया गया बल आवेग कहलाता है। ठीक है, आवेग बराबर होता है बल गुणे क्या, समय अंतराल। ठीक है, तो आवेग की बीमा, आवेग की बीमा बराबर बल की बीमा गुणे समय की बीमा, समय की। आप देख पा रहे होंगे बल की बीमा कितनी होती है, अभी हमने जस्ट लिखा mlt पे -2, और समय अंतराल की बीमा कितनी होती है t। जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा ml t पे -2 + 1। ठीक है, और -2 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा ml t पे -1। अच्छा, ये चीज आपको ये भी देखने को मिल रही होगी, ये जो बीमा है ये संवेग की बीमा के बराबर है। किस बीमा के बराबर है, संवेग की बीमा के बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आवेग और संवेग ये दोनों राशियों की बीमाएं क्या होती हैं, समान होती है। ठीक है, 16वां देखते हैं हम लोग, अगली क्वांटिटी, अगली राशि 16 कहेंगे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। देखिए, आप किसी भी राशि की बीमा तभी डिफाइन कर पाएंगे जब उस राशि के बारे में पूर्णतः ज्ञान होगा, आपको फार्मूलों का ज्ञान होगा, उन राशियों का ज्ञान होगा, और जब तक उनके सूत्रों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उन राशियों की बीमाएं नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इन्हें जानना जरूरी है। तो बल आघूर्ण किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रहा होता है ना, कोणीय पथ पर गति कर रहा होता है, तो वस्तु पर लगाया गया बल, वस्तु पर केंद्र की तरफ लगने वाला बल क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है, टार्क्यू कहलाता है। इसे हम लोग कहते हैं आर क्रॉस एफ होता है ना, ये होती त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, आघूर्ण क्या बल। तो कहेंगे बल आघूर्ण की बीमा, बल आघूर्ण की बीमा, त्रिज्या की बीमा हो जाए कितनी यल, बल की बीमा कितनी होगी ml t पे -2, ml t पे -2। और जब ये जो राशि होगी इन राशियों का हम सब ऐड करेंगे, देखिए एक घात और ये घात, 1 1 कितना हो जाएगा 2 ml 2 t पे -2। और आप अगर इस राशि की कंपेयरिंग, इस राशि की बल आघूर्ण की राशि अगर आप कंपेयरिंग करेंगे ऊर्जा के मात्रक से या ऊर्जा के बीमा से, तो आप ये पाएंगे कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा का जो हम लोग बीमी सूत्र ज्ञात किए थे, बल आघूर्ण की बीमा भी उस बीमी सूत्र के बराबर प्राप्त होती है। तो आप ये कह सकते हो कि ऊर्जा और बल आघूर्ण इन दोनों राशियों की बीमाएं एक समान होती है। ठीक है, आइए 16वीं क्वांटिटी हो गई। अगला हम लोग देखते हैं 17वीं क्वांटिटी देखेंगे। 17वीं क्वांटिटी हमारी होगी प्रत्यास्था से। प्रत्यास्था आप लोग जानते होंगे, किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु की आकृति परिवर्तित हो जाती है। ठीक है,
जब किसी वस्तु और बल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए तो वस्तु की आकृति बदल जाती है, लेकिन बल को हटा देने पर यदि वो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो वस्तु का यह गुण प्रत्यास्थ कहलाता है और ये पूरी घटना प्रत्यास्थ कहलाती है। जैसे हम लोग रबड़ को खींचते हैं और खींचने के बाद जब रबड़ से बल हटा देते हैं तो वह वस्तु या वो रबड़ अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है और यह घटना क्या कहलाती है, वो उसका गुण जो होता है वो प्रत्यास्थ कहलाता है। और ये पूरी घटना जब हमने उसको रबड़ को खींचा, ठीक है, उस पर स्ट्रेस फोर्स लगा, फिर हमने छोड़ा, वो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त की, ये पूरी घटना प्रत्यास्थ कहलाती है। तो उसी प्रत्यास्थ के बारे में हम लोग देखेंगे, प्रत्यास्थ के प्रतिबल के बारे में, ठीक है। कहेंगे कितना, कौन सी क्वांटिटी थी, 17 या 16, चलिए बोल गए 17 लिखते हैं, ठीक है, 17 या 18 लिख देते हैं। कहेंगे प्रतिबल, प्रतिबल को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस प्रतिबल बराबर होता है बल बटे में क्या, बल बटे में क्षेत्रफल। कौन सा बल, अनुदैर्ध्य बल, ठीक है। तो चाहे बल कोई भी उससे लेना नहीं है। अब इसकी बीमा लिखेंगे, प्रतिबल की बीमा, प्रतिबल की बीमा। अच्छा एक बात और है, आप यहां से मात्रक भी लिख सकते हो। प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। बल की बीमा क्या होगी, एम एल टी पे -2। क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी, एल पे 2। इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, एम एल टी पे -2, ये हो जाएगा एल पे 2, एल पे 2, वो भी किसमें, माइनस में। सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे, एल पे -1, टी पे -2। अच्छा ये चीज आप देख पा रहे होगे, ये जो प्रतिबल की बीमा है ये दाब की बीमा से अगर आप कंपेयरिंग करोगे तो प्रतिबल और दाब इन दोनों राशियों की बीमाएं एक दूसरे के बराबर प्राप्त होती है, ठीक है। 19वां देखेंगे, 19वीं क्वांटिटी हमारी होगी विकृति। विकृति जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन कहते हैं। अब स्ट्रेन क्या होता है, विकृति क्या होती है, अब समझ लीजिए। विकृति, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो उसका वह गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्थ कहलाता है और ये पूरी घटना प्रत्यास्थ कहलाती है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन विकृति क्या है, आप लोग स्प्रिंग लिए होगे और जब स्प्रिंग पर थोड़ा सा बल लगाते हो और लगाने के बाद वो बल हटा लेते हो तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तो वो तो प्रत्यास्थ हो गई। लेकिन यदि हम स्प्रिंग पर थोड़ा और बल लगाएं और वो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त न कर पाए तो वस्तु की प्रारंभिक लंबाई जो होती है उससे थोड़ी सी उसकी लंबाई बढ़ जाती है स्प्रिंग की। तो लंबाई में वृद्धि जो होती है, उस लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई का अनुपात विकृति कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने के दौरान हमारे लिप्स खुल रहे हैं, मुंह खुल रहा है और फिर सिकुड़ जा रहा है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है। अगर ये प्रत्यास्थ अगर न हो तो हमारा मुंह खुला खुला रह जाएगा और बंद है तो बंद रह जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसकी स्ट्रेन बराबर होता है लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे में प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। अच्छा इसके अगर हम बीमा की बात करेंगे तो लंबाई की बीमा कितनी होती है या, और इसकी बीमा कितनी होती है, प्रारंभिक लंबाई की, ये भी दोनों लंबाई की ये भी है। यल को जब हम ऊपर ले जाएंगे ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा कितना, यल पे -1। और जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे प्राप्त होगा हमें यल पे 1 - 1, तो इसकी बीमा बनती है यल पे 0। इस राशि को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एम पे 0, यल पे 0 और टी पे 0। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि विकृति जो है एक बीमाहीन राशि। इस राशि की जिस राशि की, आप एक बात और समझ सकते हो कि जिस राशि की
बीमा मतलब कि बीमा नहीं है, उस राशि का मात्रक भी नहीं होता है। तो आप कह सकते हो जिस राशि का मात्रक नहीं होता है वह राशि बीमाहीन राशि कहलाती है। यहाँ पे ये समझदारी है कि वे राशियां जिनका मात्रक नहीं होता है वे राशियां बीमाहीन राशि कहलाती है। समझ में आ रही बात? ये बीमाहीन राशि है, और बीमाहीन राशि का जो बीमा होगी, बीमा तो होगी ही नहीं, लेकिन इसको अगर बीमाहीन राशि को भी रिप्रेजेंट करना हो बीमे फार्मूले के रूप में, तो हम लोग M0, L0 और TP0 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आ रही है? 18 हो गया। अगला देखेंगे 19 में। 19वीं क्वांटिटी हमारी होगी यंग प्रत्यास्था। यंग प्रत्यास्था गुणांक। इसको हम लोग कहते हैं यंग्स मॉडुलस कोफिशिएंट। प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे में विकृति। ठीक है, प्रतिबल बटे में विकृति। अगर इसके हम बीमी सूत्र की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे प्रतिबल की बीमा क्या है, ये है, और विकृति की बीमा कितनी है इसमें। तो क्या देंगे, प्रतिबल की बीमा लिखेंगे ML पे -1 और T पे -2, और इसकी बीमा लिखेंगे हम लोग M पे 0, L पे 0 और T पे 0। तो इसमें कोई खास परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो हम कह सकते हैं T पे -2। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबल और यंग प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल और ये प्रतिबल हमारा है और ये यंग प्रत्यास्था गुणांक है। प्रतिबल और यंग प्रत्यास्था गुणांक दोनों की बीमाएं एक दूसरे के बराबर होगी। आप चीजों को इंटरेक्ट कर पा रहे होगे। जब हम किसी चीजों को एक के साथ एक जोड़ करके पढ़ते हैं, जोड़ करके पढ़ते हैं, दो या दो से अधिक चीजों को एक साथ हम संयोजित करके पढ़ते हैं, तो पढ़ने में बड़ा आनंद आता है और चीजें हम बहुत आसानी के साथ सीख भी पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। देखिए, प्रतिबल और यंग प्रत्यास्था गुणांक, इन दोनों राशियों की बीमाएं क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 20वीं क्वांटिटी। 20वीं क्वांटिटी हमारी होगी पृष्ठ तनाव। तनाव, जिसे हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो होता है, पृष्ठ तनाव, जो होता है, बल बटे में क्या होता है, लंबाई। अच्छा, इसका मात्रक अगर देखना हो तो क्या कहेंगे, बल का मात्रक न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो देखिए बल की बीमा कितनी होगी, ML T पे -2, ML T पे -2। ठीक है, लंबाई की बीमा क्या होगी, लंबाई की बीमा होगी L। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे ये हमारा प्लस है, ऊपर जाएगा क्या माइनस ML T पे -2, ये हो जाएगा कितना, L पे माइनस। इसे हम लोग कह सकते हैं ML, देखिए ML 1 T पे -2। ठीक है, तो 1 में से 1 हटेगा कितना, 0 आ जाएगा। तो क्या देंगे, पृष्ठ तनाव की बीमा हमारी होगी M T पे -2। क्यों, क्योंकि L क्या होने वाला है, 0। ये हमारा पृष्ठ तनाव की बीमा बनेगी ML T पे -2। ठीक है, M T पे -2, ये इसकी बीमा बनने वाली है। समझ में आ रही बात? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 20 हो गया ना, 21 देखते हैं। अभी थोड़ा और, इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं और लगभग सारे फार्मूलों को आज हम लोग 1 बाई 1 करके इसमें वो करने वाले हैं। ठीक है, लगभग सारे फार्मूले हम लोग देखेंगे। अगला है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक। जब आप क्लास 9th में पढ़े होंगे तो वहां पे आपको चीजें सीखने को मिलेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक कितना था भाई, 20 हो गया ना, 21 क्या लेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक। गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक
ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, टेशनल फोर्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। आप लोग पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण बल यह बराबर होता है जी m1 m2 अपन कितना r स्क्वायर होता है। तो देखिए हमको निकालना है जी की विमा, किसकी विमा, जी की विमा। ये इधर गुड़े है, इधर जाएगा भागे, इधर जाए तो गुड़े हो जाएगा, तो हम जी का मान निकालेंगे। ये होगा यहाँ पे m r स्क्वायर अपॉन m1, ठीक है। तो क्या देंगे जी की बीमा, बीमा बराबर क्या होगा भाई, बल की बीमा, बल की बीमा गुणे दूरी की बीमा, आर दूरी है, दूरी की बीमा का क्या स्क्वायर बटे में m1 m2 क्या है द्रव्यमान, कितने द्रव्यमान है, दो, द्रव्यमान की बीमा का क्या स्क्वायर, ठीक है। बल की बीमा क्या होती है जरा बताइए तो, एम एल टी पे -2 होती है दूरी, दूरी का मतलब मीटर, और इसकी बीमा क्या होती है एल, हम लोग कह सकते हैं एल स्क्वायर, और इसको कह सकते हैं द्रव्यमान की बीमा कितनी, एम का स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इससे हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो एम एल टी पे -2 L2, ठीक है, ये हो जाएगा एम पे माइनस, ठीक है। अब 2 में से जब एक घटाएंगे तो कितना आने वाला है, एम पे -1, और ये हो जाएगा L3 और टी पे माइनस। तो गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक की जो हमारी बीमा बनेगी वो हमारी बीमा इतनी बन जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगला देखेंगे हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया ना, अगला देखते हैं, यहीं पर अभी जगह है, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए गुरुत्वीय विभव 22, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कह सकते हैं। गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटे में द्रव्यमान, ठीक है। अब इसकी विमा लिखेंगे तो कहेंगे कार्य की विमा, कार्य की बीमा बटे में द्रव्यमान की बीमा। कार्य की बीमा कितनी होती है, ml2 टी पे -2, और द्रव्यमान की बीमा कितनी होगी, यम होगा ना, यम, और ये नीचे प्लस से ऊपर आ जाएगा माइनस, तो कहते हैं यम एल टी पे 2, एल पे 2 और टी पे -2, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, एम पे माइनस, ठीक है। और देखिए ये प्लस है ये माइनस है, दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ये हो जाएगा एम पे 0, L2 और टी पे -2। तो गुरुत्वीय विभव जो होगा इसकी विमा हम इतने भी लिख सकते हैं, और इसको अलग रूप में L2 टी पे -2 ये भी लिख सकते हैं। ये हमारी गुरुत्वीय विभव की विमा है। और इतनी ही विमा आती है किसकी, गुप्त ऊष्मा की, इतनी ही विमा आती है गुप्त ऊष्मा की, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, गुरुत्वीय विभव हो गया, अगला देखेंगे, अगला अगली पॉइंट है हमारी आवृत्ति। आवृत्ति किसी वस्तु द्वारा, आवृत्ति क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किया गया कंपन, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किया गया कंपन क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। 1 सेकंड में 23 हमारा हो गया आवृत्ति। तो कहते हैं आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे में क्या, आवर्त काल। तो कह देंगे आवृत्ति की बीमा बराबर क्या होता है 1 बटे में आवर्तकाल, आवर्तकाल की बीमा, आवर्तकाल क्या होता है समय, और समय की बीमा क्या होगी टी, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टी पे माइनस, ये बनता है समय की बीमा। अच्छा कभी कभी
यही जो बीमा है m पे 0, l पे 0 और t पे -1 होगा। ठीक है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, जो राशि नहीं दी हुई होगी यहाँ पे, जो भी राशि नहीं होगी उसके पावर 0 होगा। तो हमारी तो राशि हमसे हमसे तो लेना देना ये है t पे -1, और ये हमारी क्या है, आवृत्ति की बीमा। इससे घबराने वाली बात नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यदि ऑप्शन में अगर ये दोनों, ये दिया हो या ये दिया हो, तो आप किसी को टिक कर सकते हो। ठीक है, दोनों तो कभी देखा नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 23 हो गया, 24, 24। अगला हमारा होता है कोड, जिसे हम लोग कहते हैं एंगल। ये फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं टाइम पीरियड। कोड एंगल, कोण बराबर होता है चाप बटे में क्या, त्रिज्या। और चाप जब हम कोण बना रहे होते हैं, देखिए ये डिस्टेंस होगी, ये चाप तो है, यही चाप है, ये हमारी क्या होगी, त्रिज्या। तो त्रिज्या को भी हम मीटर में मापेंगे और चाप को भी मीटर में मापेंगे। ठीक है, ये दोनों, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। तो कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे चाप की बीमा, चाप की बीमा बटे में त्रिज्या की बीमा, त्रिज्या की, चाप की बीमा क्या होगी, यल, और त्रिज्या की बीमा यल। और जब दोनों को रखेंगे तो यल पे 1 - 1, नीचे से ऊपर जाएगा तो यल -1, कितना हो जाएगा, कोण की बीमा यल पे 0। ऐसा लिख लीजिए, या ऐसे कह देंगे m पे 0, l पे 0 और t पे 0। मतलब साफ है कि कोण एक बीमाहीन राशि है, कोण बीमाहीन राशि है। समझ में आ रही है बच्चों, कोण एक कौन सी राशि है, बीमाहीन राशि है। ठीक है, अगली 24 हो गया, 25 देखेंगे, 25वीं टॉपिक। ठीक है, 25वीं टॉपिक होगी, जिस तरह कोण हो गया, तो कोण जो हो गया ये कोणीय विस्थापन। जब कोई वस्तु वृत्ति पथ पर गति कर रही होती है तो वहां पे कोणीय विस्थापन होता है, और कोणीय विस्थापन का जो मान होगा कितना होगा, कोणीय विस्थापन की बीमा क्या होगी, 0। कोण की बीमा 0, तो कोणीय विस्थापन की बीमा भी क्या होगी, 0। अब अगला आएगा कोणीय वेग, कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर होता है, देखिए कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे में समयांतराल। और अभी आप लोगों ने देखा कि कोणीय विस्थापन की जो बीमा थी कितना आई हुई, इतना 0, और समयांतराल की बीमा क्या होगी, t। जब इसे ऊपर ले जाएंगे ये हो जाएगा कितना, m पे 0, l पे 0, ये ऊपर जाएगा क्या, t पे -1। तो या तो ये लिख लीजिए या तो ये लिख लीजिए। ठीक है, आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि आवृत्ति और कोणीय वेग, इन दोनों की बीमा एक दूसरे क्या है, बराबर है। ठीक है, तो लगभग चीजें एक दूसरे से रिलेट हो पा रही है ना। 26 अगला देखते हैं। 26 में जो होता है कहेंगे कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण बराबर क्या होगा भाई, भी हम लोगों को पढ़ा, वेग परिवर्तन की दर क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहेंगे। तो कहेंगे कोणीय वेग परिवर्तन बटे में क्या, समयांतराल। ठीक है, कोणीय वेग परिवर्तन के बीमा t पे -1, और इसकी बीमा कितनी, t। और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, t पे -1 और t पे -1। तो कितनी बीमा बनेगी इसकी, t पे -2। ठीक है, तो इसकी बीमा हम लोग लिख सकते हैं m पे 0, l पे 0 और t पे -2। ये कोणीय त्वरण की बीमा बनने वाली है। समझ में आ रही बातें, कोई डाउट है आपको, 1 बाई 1 चीजें आपको समझ में आ रही है, और इसमें कोई डाउट हो भी नहीं सकता है ना। क्यों, क्योंकि हम जितनी भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, ये 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप है, एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि इधर से उधर पढ़ा रहे हैं।
ठीक है। और जब कोई भी चीजें 1 बाई 1 पढ़ी जाती है ना, जिस तरीके से आप छत पर चढ़ते हो, स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी को जब चढ़ोगे तो आपको चढ़ने में बड़ी आसानी होती है, आपको दिक्कतें नहीं होती। उसी तरीके से हम लोग जब बीमा सीख रहे हैं तो बीमा को 1 बाई 1 स्टेप, एक के बाद दूसरा क्या आएगा, दूसरे के बाद तीसरा क्या आएगा, एक दूसरे से सारे के सारे रिलेट कर रहे हैं, हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो टॉपिक हमारी कौन से थे, 25, 25, 26, 27 देखेंगे, 27 टॉपिक्स। अगली टॉपिक हमारी होगी 27, जिसे हम लोग कहेंगे जड़त्व गुण। क्या कहेंगे, जड़त्व गुण। जड़त्व के बारे में आप लोग जानते होंगे। जड़त्व की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी, गैलीलियो ने, ठीक है। गैलीलियो ने बताया था जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाएगा, ठीक है। ये जड़त्व का नियम था। और जड़त्व के 3 नियम थे वहां पे। एक था दिशा का नियम, एक था गति के जड़त्व का नियम, एक दिशा के जड़त्व का नियम था, और एक स्थिति के जड़त्व का नियम था, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे जड़त्व गुण बराबर होगा द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो जड़त्व गुण को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी भाई, द्रव्यमान की विमा होती है m, दूरी की विमा L2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जड़त्व गुण की विमा हो जाएगी ML2, ठीक। अगला देखेंगे, ये 27 हो गया, 28 कहेंगे कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है भाई, कोणीय संवेग कहेंगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो होता है कोणीय संवेग बराबर होता है क्या, जड़त्व गुण जो होता है इसे कोणीय द्रव्यमान भी कहते हैं, ये जड़त्व गुण कोणीय द्रव्यमान भी कहलाता है। तो कहेंगे जड़त्व गुण क्या, कोणीय वेग, ठीक है। और आप देखोगे जड़त्व गुण की विमा क्या है ML2, और कोणीय वेग अभी हमने पढ़ा है, कोणीय वेग की विमा क्या थी T पे -1, तो हो जाएगा कोणीय संवेग की विमा ML2 और T पे -1, ये किसकी विमा बनेगी, कोणीय संवेग की विमा, ठीक है। ये हमारी कोणीय संवेग की विमा बनेगी। बात समझ आ रही है, कोई डाउट्स है, मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट्स है। अगर डाउट्स हो भी सकता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग देख लेंगे, है ना, आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट 28 हो गया ना, 29 विशिष्ट ऊष्मा के बारे में देखेंगे। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है उसमें ऊर्जा बट्टे में द्रव्यमान, है ना, बट्टे में द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि, और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि चाहे ऊर्जा किसी प्रकार की, कोई भी ऊर्जा उससे लेना नहीं है, ऊर्जा किसी प्रकार की हो, ऊर्जा की जो बीमा होगी वो समान होने वाली है, सभी ऊर्जाओं की बीमा समान होती है। तो ऊर्जा की बीमा कितनी होती है ML2 और T पे -2, ठीक है। और द्रव्यमान की विमा M, और ताप की विमा कितनी होगी, ताप में वृद्धि कितनी होती है, ताप को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये हो जाएगा, देखिए ये नीचे प्लस है, ऊपर क्या जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ML2 T पे -2, ये कितना होगा थीटा पे -1 इंटू M पे -1, ठीक है। ये हो जाएगा
यम पे 0, यल 2, टी पे -2, थीटा पे -1। ये भीमा बनेगी किसकी? उष्मी उष्मा की, विशिष्ट उष्मा की। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा, ठीक है। गुप्त उष्मा बराबर होता है उष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा बटे में क्या? द्रव्यमान। उष्मीय ऊर्जा कितनी है? भीमा, देखिए तो ml2 टी पे -2, बटे में द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान का होता है m, ठीक है। यम ऊपर जब ले जाएंगे ये हो जाएगा यम यल2 टी पे -2 और यम पे -1। यहाँ पे हमारी जो मान होगा इससे इतना लिखेंगे यम पे 0, यल2 पे -2। और आप इसको अगर कंपेयर करोगे गुरुत्वीय विभव से, तो गुरुत्वीय विभव की विमा भी लगभग यही थी, है ना। तो उस गुप्त उष्मा और गुरुत्वीय विभव की उष्मा, ये दोनों विमाएं होती है। गुप्त उष्मा की और गुरुत्वीय विभव की जो विमाएं होंगी वो दोनों एक दूसरे के समान होती है, ठीक है। थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, जल्दी से इसको फिनिश करने वाले हैं हम लोग। 2-4 और रह गए हैं, ज्यादा नहीं। अगर आप लोग ऊब रहे होगे तो जाकर पानी वानी पी लीजिए, ठीक है। दोबारा देख लेंगे, है ना। मूड शांत करके फिर उसके देख लें, ठीक है। अगला हमारा होगा, कितना था ये? 30, हाँ 31 हम लोग देखें। बोल्टमैन नियतांक। बोल्टमैन नियतांक जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे होता है E बराबर 3/2 kT। और ये जो K होता है ये बोल्टमैन नियतांक होता है। और इसी का हमें क्या निकालना है? विमा निकालनी है। तो क्या देंगे K और 3/2, ये एक नंबर है। और पीछे हमने बताया है कि किसी भी नंबर्स की विमा नहीं होती है, ठीक है। जब नंबर्स की विमा नहीं होती तो हम लोग क्या करने वाले हैं? उसे छोड़ने वाले हैं। तो कहेंगे E बटे में कितना हो जाएगा? E क्या है? ऊर्जा। कहेंगे ऊर्जा की विमा, ऊर्जा की विमा बटे में T, ताप की विमा, तो क्या हो जाएगा? K बराबर ऊर्जा की विमा कितनी होगी? ml2 टी पे -2। पीछे से सारी चीजें पीछे से ही हैं 1/1। और ताप की विमा कितनी होगी भाई? थीटा। ये स्मॉल थीटा बना रहे हैं, आप कैपिटल थीटा बना सकते हो, ठीक है। तो क्या देंगे ml2 टी पे -2, और ये थीटा है, थीटा नीचे प्लस ऊपर आएगा क्या जगह? माइनस। ये अब किसकी विमा आ गई? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, ठीक है। अगला देखेंगे 32 गैस नियतांक। गैस नियतांक होता है, एक फार्मूला होता है हमारा, है ना। पी वी, देखिए फार्मूला होता है पी वी इज इक्वल टू आर टी। और यहाँ पे आर जो होता है यही गैस नियतांक होता है। तो आर वाला रिक्बर्ट कांस्टेंट इसे कहते हैं। आर बराबर हो जाएगा पी वी बटे में क्या? टी। टी क्या है? प्रेशर। वी क्या है? आयतन, वॉल्यूम। टी टेम्परेचर। तो कहेंगे गैस नियतांक आर की विमा बराबर दाब की विमा गुणे ये क्या है? आयतन की विमा की विमा बटे में ताप की विमा। दाब की विमा क्या होगी बताइए तो? ml पे -1 टी पे -2, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। आयतन की विमा यल पे 3 और ताप की विमा थीटा पे -थीटा, है ना। तो इसको ले जाएंगे ऊपर, कितना हो जाएगा? यम यल पे -1, देखिए यहां से जब जाएगा 2 में से घटाएंगे कितना? 3 में से 1 घटाएंगे 2, ये हो जाएगा यम यल पे 2 टी पे -2, सॉरी माइनस रहेगा, ये थीटा पे -1। ये बनेगा रिक्बर्ट कांस्टेंट आर का मान, ठीक है। ये हमारा होने वाला रिक्बर्ट कांस्टेंट आर का मान। बात समझ में आ रही है? ये हमारा होगा रिक्बर्ट कांस्टेंट आर का मान। अगला देखेंगे हम लोग
अगला नियतांक हमारा होगा, अगला नियतांक होगा जिसे हम लोग कहेंगे प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक ये कांस्टेंट है और इनकी भी मांग होती है, ठीक है। 32 था, ये 33 लिखेंगे। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक जो होता है, प्लांक नियतांक हम लोग पढ़े हैं क्वांटम मैकेनिक्स जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ई बराबर होता है एच, ठीक है। और एच जो होता है ये क्या था, प्लांक नियतांक होता है। एच बराबर कहेंगे ई बटे में क्या, न्यू। इसे हम लोग कहते हैं ये हमारी ऊर्जा होती है और ये हमारा क्या करा, न्यू, आवृत्ति, ठीक है। तो कहेंगे प्लांक नियतांक की बीमा। प्लांक नियतांक की बीमा जो होगी, ऊर्जा की बीमा कितनी होगी, ml2 और t पे माइनस, समझ में आ रही बात। आवृत्ति की बीमा हम लोगों ने निकाला था t पे माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा ml2 और t पे माइनस 2 और इसको लिख जाएंगे क्या, t पे माइनस 1। देखिए ml2 t पे माइनस, सॉरी ये प्लस होगा और t पे माइनस 1। ये जो प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक की जो बीमा है, ये आप देख पा रहे होंगे सांता गुणांक की बीमा से लगभग से मेल खा रही है, ठीक है। अगला देखेंगे प्लांक नियतांक हो गया। अगला देखेंगे वेग प्रवणता। वेग प्रवणता 34, वेग प्रवणता, ठीक है। वेग प्रवणता बराबर होता है कितना, वेग परिवर्तन बटे में समयांतराल, ठीक है। वेग परिवर्तन की बीमा, वेग की बीमा क्या होगी, एल पे माइनस 2 एल टी पे माइनस 1, वेग की बीमा। और समय की बीमा कितनी, टी। इसे हम लोग जब ऊपर ले जाएंगे क्या जाएगा, यह देखिए एल टी पे माइनस 1, अब ये टी भी अब नीचे है तो नीचे से जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा टी पे माइनस 1। तो यहां पे बनने वाला है एल टी पे माइनस 2, ये बनेगी वेग प्रवणता की बीमा, ठीक है। लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे अंतिम नियतांक, ठीक है। ये बीमा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारी बीमा की अंतिम टॉपिक होगी, है ना। अंतिम फार्मूला 35 कहेंगे श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक मॉडुलस ऑफ रिलेटिव, ठीक है। कहेंगे विस्कोसिटी, कहेंगे श्यानता गुणांक ईटा से प्रदर्शित करते हैं और ईटा बराबर तो होता है कितना, एफ डेल्टा एक्स अपॉन ए इंटू डेल्टा बी, ठीक है। तो बल की बीमा गुणे विस्थापन की बीमा, सॉरी यार यहां पे तो गलत हो रहा है, ये वेग प्रवृत्ति समयांतराल नहीं होता है, विस्थापन होता है, ये हम लोग गलत कर रहे हैं। विस्थापन होता है, ये होता है एल, ठीक है। लोग कर रहे हैं गलती, वेग प्रवृत्ति दूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये गलती हो रहा है, ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ये हो जाएगा टी पे माइनस 1 और इसकी जो बीमा होगी ये आवृत्ति की बीमा के बराबर होगी, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है। विस्थापन की बीमा बटे में क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल की बीमा गुणे वेग की बीमा, वेग की बीमा। बल की बीमा बताइए, चलिए बोलिए बल की बीमा, एम एल टी पे माइनस 2, ठीक है। विस्थापन की बीमा यल, क्षेत्रफल की बीमा L2, वेग की बीमा एल टी पे माइनस 1। सबको ऊपर ले जाएंगे, एक ही लाइन में लिखेंगे एम एल टी पे माइनस 2, एल पे कितना, एल पे माइनस 2, एल पे माइनस 1, टी पे माइनस 1, ठीक है। तो कौन करिए, देखिए ये हो गया यम, देखिए L2 से, देखिए L से L कट जाएगा, इससे L कट जाएगा, 2 यहाँ पे और एक ये,
एक और एक कट जाएंगे तो ये हो जाएगा एल पे -1 बचेगा ये, और टी पे -3, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा किसकी विमा? श्यानता गुणांक की विमा। तो इस पूरी वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि बीमी विश्लेषण होता क्या है, और ये जो बीमी सूत्र होते हैं ये किस तरीके से ज्ञात किया, इसके बारे में 1 बाय 1 आपको डिस्कशन समझ में आएगा, और लगभग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बीमी सूत्र थे और हमने उसको आपके सामने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी लाइन बाय लाइन, ठीक है। और अगर चीजें हेल्पफुल है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आईआईटी नीट की एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से 100% मिल जाते हैं आईआईटी नीट में, है ना। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए विद्यापीठ। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद्यापीठ।